किसी दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चली जाओ। बहुत आसान है किसी दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चली जाओ। संभव है जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरी स्मृतियां बटोरो न बटोरो, चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलुओं से सटी लिपटी। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती हुई। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती हुई। जहां भी करोगी विश्राम बैठकर वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं, तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है। मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ कितना भी बच कर जाओ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। विदा। बस की प्रतीक्षा में खड़ा छोड़ रहा हूं वह शहर जो मेरी सांसों में तुम्हारी तरह रहा है। बस की प्रतीक्षा में खड़ा छोड़ रहा हूं वह शहर जो मेरी सांसों में तुम्हारी तरह रहा है। जब तुम नहीं फिर शहर कहां, कौन पहचानेगा मुझे तुम्हारी नजर लेकर। इतने वर्ष शहर में नहीं तुम्हारी आंख में रहा हूं मैं। इतने वर्ष शहर में नहीं तुम्हारी आंख में रहा हूं मैं। जब तुम नहीं फिर मैं कहां। रुकना। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। हम दोनों साथ होते तो जीवन का छोर नहीं सिर्फ ओर दिखता। तो जीवन का छोर नहीं सिर्फ ओर दिखता। लोग थक जाते ताकते ताकते, सिर्फ खुशियों का जलधि विशाल दिखता। हंसी का उजास दिखता, पर न समय रुका न तुम, बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर अंजुरी में जल संभाले। कविता का शीर्षक है पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। जो दाग है वह हमेशा दाग रहेगा, यह सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। आज जो रंग है वह किसी क्षण किसी दिन बदल सकता है दाग में। आज जो रंग है वह किसी दिन किसी क्षण बदल सकता है दाग में। आदमी की तरह समय भी बदलता है करवट, उसके एक करवट रंग है एक करवट दाग। उसके एक करवट रंग है एक करवट दाग। वह सबसे बड़ा जादूगर है सृष्टि का, उसके पास सबके लिए सुरक्षित है चुटकी भर रंग चुटकी भर दाग। वह पलक झपकते रंग को दाग में और दाग को रंग में बदल देता है। घर का मौसम घर का राग। बालकनी में बैठे बैठे वह निहारता है गुलमोहर के ललछौं फूलों को और सोचता है जिंदगी के बारे में। क्या जिंदगी हमेशा रह सकती है गुलमोहर के कमनीय ललछौं फूलों जैसी, या कभी कभी उससे अलग, बिल्कुल अलग भी होना चाहिए उसे। जिंदगी कोई गिलास तो है नहीं जिससे पानी पिए जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस गिलास से तय नहीं हो सकता पानी का स्वाद। हाँ, गिलास बदलने से कुछ पल के लिए बदल सकता है आकर्षण पानी का। लेकिन कोई बता सकता है क्या जिंदगी का स्वाद है? क्या कोई विरला सक्षम के संपूर्ण अर्थ में सक्षम। क्षण क्षण बदलती है जिंदगी, क्षण क्षण बदलता है स्वाद। गौर से देखिए गुलमोहर के उस फूल को, पिछले क्षण वह बिल्कुल ऐसा ही नहीं था। गौर से देखिए गुलमोहर के उस फूल को, पिछले क्षण वह बिल्कुल ऐसा ही नहीं था। ना ना, कैमरे पर भरोसा मत कीजिए, उससे अधिक धोखा दे विभ्रमों का सर्जक कोई और नहीं मनुष्य की सृष्टि में। कैमरे पर भरोसा मत कीजिए, उससे अधिक धोखा दे विभ्रमों का सर्जक कोई और नहीं मनुष्य की सृष्टि में। गुलमोहर के फूलों में आ रहे लेकिन न दिख रहे परिवर्तन को
देखने के लिए ढूंढनी होगी तीसरी आंख जो मिलती है अनुभव के कछारों में। गुलमोहर के फूलों में आ रहे लेकिन न दिख रहे परिवर्तन को देखने के लिए ढूंढनी होगी तीसरी आंख जो मिलती है अनुभव के कछारों में। खैर छोड़िए इस बात को, सोचिए इस बारे में कि क्या उस आदमी को जो सोच रहा है गुलमोहर के फूलों और जिंदगी के बारे में ठीक ठीक कोई उत्तर दिया जा सकता है। वह आदमी अब भी निहार रहा है एकटक निर्निमेष गुलमोहर के फूलों को। इस समय उसके होठों पर मुस्कान की धूप है हल्की सी, नीम की नई नई पत्तियां अभी भीगी भीगी सी हैं, सुबह की बारिश अभी शेष है उनकी त्वचा में। उस आदमी के ठीक बगल में आकर खड़ी उसकी पत्नी धीरे धीरे उंगलियां फेर रही है उसके बालों में। चाय अभी बाकी है प्याली में, मेरे पास इस अंतिम दृश्य के सिवा कोई और उत्तर नहीं है। शुक्रिया बुलाने के लिए भी और सुनने के लिए। मैं भी दो प्रेम कविताओं से अपनी कविता शुरू करता हूँ। पहली है यकीन। उसकी चाह में मेरा चाहना रखना, उसके देखने में मेरा देखना रखना, उसकी छुअन में छूना, उसके होने में मेरा होना रखना, उसकी छुअन में छूना, उसके होने में मेरा होना, उसके होने का यकीन इतना गहरा रखना जैसे इबादत में खुदा का होना। एक छोटी सी कविता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गिरता संभलता रास्ता है संगीत झरने का, मुक्ति कितनी प्रफुल्लित करती है इसकी कहानी गाकर सुनाता है झरना। एक कविता शब्दों से प्रार्थना। शब्दों कठोर हो जाने का समय है, हो जाने का इतने नुकीले कि भेद सको उनकी मोटी खाल, जो महसूस थे नहीं किसी का दुख किसी की तकलीफ। शब्दों कठोर हो जाने का समय है, हो जाने का इतने नुकीले कि भेद सको उनकी मोटी खाल, जो महसूस थे नहीं किसी का दुख किसी की तकलीफ। कोई पश्चाताप नहीं उन्हें अपने किए अपराधों का। शब्दों पाखंड से दमकते चेहरों को लहू लुहान कर मुखौटे नोच लेने का समय है कि उजागर हो सके उनका असली चेहरा। शब्दों पथराओं की तरह बरसने का समय है कि तुम फटो शब्द गोलों की तरह, छितरा जाए उनके समूचे झूठ का वजूद। शब्दों कठोर हो जाने का समय है। एक कविता है देवता। मंदिर के द्वार पर फूल बेचते फूल जैसे बच्चे उम्मीद लिए गिड़गिड़ाते हैं, करते हैं इसार कि खरीद ले हम उनसे फूल। मंदिर के द्वार पर फूल बेचते फूल जैसे बच्चे उम्मीद लिए गिड़गिड़ाते हैं, करते हैं इसार कि खरीद ले हम फूल उनसे। फूल के चढ़ावों से मंदिर का देवता प्रसन्न होता है या नहीं पता नहीं, मगर खरीद लो फूल बच्चों से, तब महसूस होता है यह कि पा लिया वह जिसकी तलाश में आए थे मूरत के पास। क्योंकि बच्चों के चेहरे की प्रसन्नता प्रत्यक्ष है देवता से ज्यादा तत्काल। घर की चौहद्दी पर कोई भी कदम रखे वह भोंक भोंक कर सबको खबर कर देता है। मैं सोचता हूँ कि माँ ने जितने जतन से उसे पाला था उस सब का वह हिसाब चुका रहा है। उसके इस ईमानदारी पर मुझे बड़ी चिंता है। मैं बेरोजगार इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी घर को क्या देता हूँ। अनचाही मुसीबतें, ढेर ढेर परेशानियां और नित नई मांगे। मैं बेरोजगार इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी घर को क्या देता हूँ। अनचाही मुसीबतें, ढेर ढेर परेशानियां और नित नई मांगे। पिता के कदमों को जितनी आत्मीयता से वह चाट लेता है, मैं तो छू भी नहीं पाता, और वे भी उस गूंगे से कितना बतियाते हैं। पिता के कदमों को जितनी आत्मीयता से वह चाट लेता है, मैं तो छू भी नहीं पाता, और वे भी उस गूंगे से कितना बतियाते हैं। और मुझसे सिर्फ बातें होती हैं औपचारिक। बहन जितनी आत्मीयता से उसे दूध रोटी चूर कर देती है, मुझे उसे खाना परोसने में उतनी ही कंटाली आती है। बहन जितनी आत्मीयता से उसे दूध रोटी चूर कर देती है, मुझे उसे खाना परोसने में उतनी ही कंटाली आती है।
घर में निरंतर बढ़ते जा रहे उसके सम्मान और अपने अपमान का दोष किसे दूं? उसकी जात को या अपनी जात को? कुछ कविताएं सुना रहा हूं। पहली कविता है परीक्षा। यही सिखाया गया था बचपन में कि परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उत्तर पुस्तिका में पूरा प्रश्न न लिखो, हाशिए पर लिखो प्रश्न क्रमांक केवल, पहले जवाब दो आसान सवालों के, फिर बचे समय में हल करो कठिन सवाल। हम जीवन भर यही करते रहे, हम जीवन भर यही करते रहे, दिए आसान सवालों के जवाब इतने विस्तार से कि कठिन सवालों के लिए समय ही न बचा। दिए आसान सवालों के जवाब इतने विस्तार से कि कठिन सवालों के लिए समय ही न बचा। आसान जवाबों से मिले हमें पासिंग मार्क्स, आसान जवाबों से मिले हमें पासिंग मार्क्स और एक कठिन जीवन। कठिन सवाल अभी भी सुलझ रहे प्रश्न पत्र में और उनके प्रश्न क्रमांक हाशिए पर बगैर उत्तर के। एक बहुत छोटी सी कविता है, गुरुत्व, ग्रेविटी। इस बार सेब पेड़ से गिरा तो हवा में ही लटका रहा। इस बार सेब पेड़ से गिरा तो हवा में ही लटका रहा। न्यूटन भौचक्का था, न्यूटन भौचक्का था। तब उसने लिखा एक नया नियम, तब उसने लिखा एक नया नियम। पृथ्वी पर मौजूद आतताइयों की लालच दृष्टि पृथ्वी के गुरुत्व को कम कर देती है। एक और कविता है, लेडीज रुमाल। लेडीज रुमाल मर्दों के रुमाल से छोटा होता है, लगभग आधा। यह एक तथ्य है। यदि इसे प्रश्न की तरह पूछें तो क्या आधा होता है स्त्रियों का पसीना या आंखों से झरने वाली वेदना? क्या आधी होती है परेशानियां औरतों की या कि संघर्ष पुरुषों की बनिस्बत? क्या आधी होती है पकड़ औरत की हथेलियों की जिसमें वह लेडीज रुमाल के साथ इस दुनिया को भी भींच कर रखती है? क्या इसीलिए छोटा होता है लेडीज रुमाल ताकि रखकर उसे कहीं घेरी जा सके अपनी जगह कथित औकात के मुताबिक? अभी अभी देखा मैंने कि वही छोटा लेडीज रुमाल फुसफुसा रहा है औरत के कान में। औरत ने भींच लिया है रुमाल अपनी मुट्ठी में, निचोड़ रही है रुमाल से नीर भरी दुख की बदली झरझर। अब वह औरत सुखाएगी रुमाल को हवा में और फहराएगी उसे पताका की तरह। एक कविता, हम सब जानते हैं कि हरसूद एक ऐसा शहर हुआ करता था। नर्मदा पर एक बांध बनता है और वो पूरा शहर डूब जाता है। कविता है, डूबते हरसूद पर पिकनिक। जब तक जिंदा था भले ही उपेक्षित रहा हो, जब तक जिंदा था भले ही उपेक्षित रहा हो, मगर इन दिनों चर्चा और आकर्षण का केंद्र है हरसूद। जुट रही तमाशबीनों की भीड़, कैसा लगेगा यह शहर जलमग्न होकर। हरसूद एक नाव नहीं थी जिसमें छेद कर दिया गया हो, जीता जागता शहर था जिसकी एक एक ईंट को तोड़ा उन्हीं हाथों ने जिन्होंने बनाया था कभी पाई पाई जोड़कर। फैला है 1000 मेगावाट का अंधेरा जलराशि का एक बेशर्म कफन बनकर, जिसके नीचे दबी हुई है सिसकारियां और स्वप्न, किलकारियां, लोरियां, ढोलक की थाप, थिरकती पच्चाप, नोक झोंक, मान मनव्वल। यह कैसा दौर है, यह कैसा दौर है
कि तलाशा जाता है एक मृत सभ्यता को खोद खोद कर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और भीमबेटका में, और एक जीवित सभ्यता, देखते ही देखते अतल गहराइयों में डुबा दी जाती है। आप कभी गए हों या न गए हों, फिलहाल आप सभी आमंत्रित हैं देखने को एक समूचा शहर डूबते हुए, सुनने को एक चीत्कार जल से झांकते शिखर और मीनारों की। अभी आप ठहरे कुछ दिन और फिर नर्मदा में नौका विहार करते समय बताएगा खिवैया, बाबूजी इस वक्त जहां चल रही है अपनी नाव, उसके नीचे कभी एक शहर बसता था, हरसूद।